ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित एकांकी संग्रह एकांकी रत्नाकर में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित दो प्रमुख बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, एकांकी के प्रमुख तत्व और हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो कंटेंट है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है। ये पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर, जिसमें 5 एकांकियाँ संकलित है। तो कृपया करके बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसको देखें, सुनें, इसका अवलोकन करें और तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में लापरवाही न बरतें। प्रस्तुत वीडियो में बहुत ही रोचक और बेहद ज्ञानवर्धक सामग्री मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो को गौर से देखें और सुनें। तो आज मैं जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो विषय है हिंदी एकांकी के प्रमुख तत्व, और उसके उपरांत हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। तो पहले हम एकांकी के प्रमुख तत्वों पर फोकस करते हैं, चर्चा करते हैं। आज हमारा विशेष फोकस हिंदी एकांकी के प्रमुख तत्व और उद्भव और विकास पर रहेगा। तो कृपया छात्राएं नोट कर लें। एकांकी के प्रमुख जो तत्व हैं उनको कृपया करके नोट कर सकती हैं। एकांकी के प्रमुख जो तत्व हैं उनमें नंबर 1 कथानक, नंबर 2 पात्र और उनका चरित्र चित्रण, नंबर 3 कथोपकथन या संवाद, देश काल और वातावरण, 4 भाषा शैली, 5 उद्देश्य, 6 संकलन त्रय, 7 अभिनयशीलता, 8 प्रभाव, 1 9 दृश्य विधान, 10वां और अंतर्द्वंद, 11वां इसका जो तत्व है एकांकी के। ये कुल मिलाकर के 10-11 एकांकी के तत्व होते हैं। तो पहले हम कथानक को लेते हैं, कथा वस्तु को लेते हैं। एकांकी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है, किंतु वह संक्षिप्त, सुगठित और सांकेतिक होना चाहिए। कथानक छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। कथानक में एक लघु कथा वस्तु होनी चाहिए और उसमें एक ही कार्य या घटना प्रधान होनी चाहिए। गौण घटनाओं की आवश्यकता एकांकी में नहीं होती है। एकांकी में मुख्य घटना के अतिरिक्त सहायक घटनाओं के लिए अवकाश नहीं होता है। एकांकी में कार्य का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, इसलिए उसमें कथा वस्तु अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़नी चाहिए। नाटक के कथानक की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। नाटक में 5 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 आरंभ, नंबर 2 उत्कर्ष, नंबर 3 प्राप्त आशा, नंबर 4 नियताप्ति और नंबर 5 फलागम।
एकांकी में कार्य विकास की उक्त अवस्थाओं में आरंभ और फलागम में अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। बीच की अवस्थाओं को संक्षिप्त स्थान देना चाहिए। अच्छा एकांकी वही माना जाता है जो यथाशीघ्र फलागम प्रदर्शित करे। एकांकी के कथानक में प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषताएं अनिवार्य है। इसमें अंतर्द्वंद की तीव्रता होनी चाहिए, तभी एकांकी का कथानक प्रभावशाली बन पाता है। तो ये एकांकी का नंबर 1 जो तत्व है कथानक। नंबर 2 पात्र या चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्र परिकल्पना एवं चरित्र चित्रण की विशेषताएं होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, कम पात्र होने चाहिए। एकांकीकार को सीमित पात्रों के चरित्र रचना में भी सीमित रेखाओं से काम लेना चाहिए, जमावड़ा नहीं होना चाहिए पात्रों का। इस कारण वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को निजी व्यक्तित्व प्रदान करता है। उसमें पात्र की एक एक भंगिमा और उसके शब्द की अनुतान, मंच पर पात्र की एक एक गति पात्र के व्यक्तित्व के गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकांकीकार चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना करे, विशिष्ट कोटि के पात्रों की सृष्टि करे, अथवा ऐसे पात्र रखें जो किसी वर्ग, प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रतीक हो। केवल शर्त यह है कि उसके पात्र सजीव, विश्वसनीय। पात्र कैसे होने चाहिए? सजीव, विश्वसनीय और प्रभावशाली होने चाहिए। उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए और वे कोरे आदर्श के पुतले नहीं होने चाहिए, जीवंतता होनी चाहिए उनमें। एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए, प्रत्यक्ष शैली में नहीं होना चाहिए। लेखक अपने विषय में अपनी ओर से कम कहे और पात्रों के द्वारा ज़्यादा, मतलब क्या है, बातें कहलवाए। पात्रों के आचरण या कार्यों से ही उसका चरित्र सामने आना चाहिए। इसलिए उनके कथोपकथन सशक्त होने चाहिए और उद्देश्य से उनका सीधा संबंध होना चाहिए। नंबर 3 कथोपकथन या संवाद। संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं कि संवाद क्या है? एक तरह से एकांकी का प्राण है, आत्मा है। एकांकीकार अपने कथ्य को कथोपकथन के द्वारा ही कहता है। इसलिए एकांकी के संवादों में सजीवता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, वाक् वैदग्ध्य या वाक् चातुर्य, व्यंजनात्मकता, द्वंद्वात्मकता इत्यादि विशेषताएं होनी चाहिए। एकांकी के संवादों में ऐसा एक भी संवाद नहीं होना चाहिए जो उसके मूल लक्ष्य से प्रत्यक्ष से संबद्ध नहीं हो। एकांकी के संवादों में सरलता, गतिशीलता एवं वातावरण के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे और दृश्यात्मक होने चाहिए। ये तीसरा जो तत्व हो गया है। अब चौथा है देश, काल या वातावरण कैसा होना चाहिए। एकांकी के कथानक में प्रस्तुत घटनाएं सार्वजनिक न होकर विशिष्ट देश काल में घटती है और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन के क्रिया व्यापार करते हैं। इसलिए एकांकी में देश, काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। ऐतिहासिक एकांकियों में तो इसका महत्व और भी अधिक है। वातावरण की कुछ सृष्टि तो मंच व्यवस्था से पूरी हो जाती है, मंच की जो सज्जा है उससे हो जाती है। इसके लिए एकांकीकार को आवश्यक रंग संकेत देने चाहिए, रंग निर्देश देने चाहिए। निर्देशक उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी करता है। वातावरण सृष्टि के लिए पात्रों की वेशभूषा, उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 5 भाषा शैली।
एकांकी में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी विशेष प्रकार की होती है, अलग होती है। एकांकी में प्रयुक्त भाषा में वह विशेषता होनी चाहिए कि जिससे वह कई स्तरों पर अर्थ की व्यंजना कर सके, अर्थ को स्पष्ट कर सके। सांकेतिकता के द्वारा कथ्य और चरित्रों के विविध पक्षों को क्रमशः उद्घाटित कर सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए। भावनाओं के उतार चढ़ाव को स्पष्ट कर सके। एकांकी की भाषा वास्तविक बोलचाल की भाषा के निकट हो, कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, तथा पात्रों की शिक्षा दीक्षा सामाजिक वैज्ञानिक स्थिति के अनुकूल हो। इसे इतना मूर्त होना चाहिए कि लगे कि जैसे सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। एकांकीकार अनेक शैलियों में अपनी एकांकी की रचना कर सकता है, जैसे यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, काव्यात्मक इत्यादि। एकांकी की शैली का स्वरूप इससे भी प्रभावित होता है कि वह किस माध्यम में प्रस्तुत किया जाएगा। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले एकांकी और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले एकांकी की शैली में समानता नहीं होती है। भाव संप्रेषण के लिए एकांकी में समुचित शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब नंबर 6 है, छठा तत्व है उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक, नैतिक, समस्यामूलक एवं सुधारात्मक आदि कैसा भी हो सकता है। उद्देश्य से कथानक संगठित रहता है। उद्देश्य से एकांकीकार के विचार की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यतः रचना में उद्देश्य स्पष्ट ज्ञात हो जाता है, परंतु कभी कभी पूरी तरह संप्रेषित नहीं होता है। इसलिए एकांकी का उद्देश्य संप्रेष्य एवं सुबोध होना चाहिए। संकलन तरह, सातवां जो तत्व है संकलन तरह। एकांकी में लघु आकार में एक घटना के द्वारा तीव्रता से कार्य सिद्धि दिखाई जाती है, इसलिए इसमें कार्य, काल और स्थान की एकता होनी चाहिए। 3 चीज़ें होती है संकलन त्रय में, कार्य, काल और स्थान की, इनमें दोनों में, इन तीनों में एकता होनी चाहिए। एकांकी घटनाएं एक स्थान पर और यथासंभव थोड़े से समय में होनी चाहिए। कुछ समीक्षकों का मत है कि एकांकी में संकलन त्रय उपयोगी सिद्ध हो सकता है, परंतु उसे कठोरतापूर्वक आवश्यक नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी संकलन त्रय का निर्वाह देश, काल, उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। 8वां तत्व है अभिनयशीलता। एकांकी दृश्य काव्य होता है। कौन सी विधा है एकांकी? दृश्यात्मक विधा है, जिसको हम रंगमंच पर, स्टेज पर इसको प्ले या इसको खेला जा सकता है, इसका प्रदर्शन किया जा सकता है, तथा उसकी रचना रंगमंच के लिए ही होती है। अतएव अभिनयशीलता एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके लिए एकांकीकार को मंच को ध्यान में रखकर दृश्य योजना बनानी चाहिए। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग संकेत, अभिनय संकेत भी देने चाहिए। जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही सूचित कर देना चाहिए। यानी रंगमंच पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उनको पात्रों के द्वारा ही उस घटना को, उस बात को पात्रों के द्वारा कहलवा देना चाहिए। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उसमें संवाद, भाषा शैली, वातावरण आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रेडियो एकांकी में इसके लिए ध्वनि संकेत दिए जाने चाहिए। अब नंबर 9वां जो एकांकी का तत्व है प्रभाव ऐक्य, प्रभाव की एकता। यह एकांकी का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके संबंध में सिडनी बॉक्स विद्वान है उसका कथन है, एकांकीकार को रचना करते समय प्रभाव ऐक्य उत्पादन
का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रभाव एक का तात्पर्य है पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव होता है। प्रभाव की एकता रहने पर ही एकांकी की सफलता निर्भर करती है। अगला दृश्य विधान, 10वां जो तत्व है दृश्य विधान। वर्तमान में इन तत्वों के अलावा एक अन्य तत्व और माना जाता है, वह तत्व है दृश्य विधान। इसका तात्पर्य यह है कि एकांकी में एक अंक में 5 दृश्य हो सकते हैं और एक दृश्य भी हो सकता है, परंतु उन सभी दृश्यों में एक सूत्रता होनी चाहिए। एक दृश्य दूसरे दृश्य से उनमें सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। एक दृश्य में दूसरे दृश्य की सूचना मिलनी चाहिए। विद्वानों का मत है कि आदर्श एकांकी में 3 ही दृश्य पर्याप्त होते हैं। इस तरह एकांकीकार को दृश्य विधान का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला अंतिम 11वां जो तत्व है अंतर्द्वंद। हृदय में परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना अंतर्द्वंद कहलाता है। जब एकांकी के पात्र किसी विषय अथवा समस्या या उनके विभिन्न पक्षों पर विवाद करते हैं तो उनकी मनोस्थिति संघर्षपूर्ण होती है। पात्रों की इस मनोस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण एकांकी का प्राण होता है, जान होती है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा एकांकीकार पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। एकांकीकार को इस और विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार एकांकी में इन सभी तत्वों का निर्वाह होना चाहिए। इनके उचित संयोजन से एकांकी रचना प्रशस्त बन जाती है और संप्रेषण बढ़ जाता है। तो ये एकांकी के प्रमुख तत्व हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। छात्राएं इन तत्वों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब हम संक्षिप्त रूप में हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में एकांकी के उद्भव के संबंध में मतेक नहीं है। डॉक्टर खत्री जैसे कुछ विद्वान एकांकी को पाश्चात्य साहित्य में वन एक्ट प्ले का रूपांतर मानते हैं। वन एक्ट प्ले का हिंदी रूपांतर एकांकी होता है, परंतु प्रोफेसर ललित प्रसाद व अवस्थी जी, प्रोफेसर सदु गुरु शरण अवस्थी जैसे अनेक समालोचक इसका उद्गम संस्कृत साहित्य से मानते हैं। हिंदी एकांकी का उद्भव ये विद्वान किससे मानते हैं? संस्कृत साहित्य से। संस्कृत साहित्य में नाटक या रूपक के कई भेद उपभेद मिलते हैं। भाण, वायोग, इहामृग, अंग, प्रेषण आदि ऐसे नाट्य भेद हैं जिनमें एक ही अंक होता है। यदि हिंदी एकांकी का लक्षण एक अंक ही माना जावे तो इसका उद्गम संस्कृत साहित्य से माना जा सकता है, परंतु आधुनिक काल में एकांकी नाटकों की मौलिक कलात्मक विशेषताओं को देखते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में हुआ है। आज के व्यस्त औद्योगिक वैज्ञानिक समाज में मध्यकालीन बिखराव और अवकाश की भावना के लिए समय नहीं है। इसलिए एकांकी में भी हम सुगठित, चुस्त, संक्षिप्त विषय वस्तु, नुकीले और धारदार चित्रांकन, तीव्र एकोन्मुख भावानुभूति और संकेंद्रित तथा अन्वित प्रभाव की मांग करते हैं। हिंदी एकांकी विधा हमारी इसी मांग का परिणाम है। हिंदी गद्य साहित्य की प्राय सभी विधाओं का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ है या भारतेंदु युग से हुआ है। इसलिए एकांकी का समारंभ भी भारतेंदु युग से माना जाता है। यहाँ विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी एकांकी के इतिहास का अध्ययन इन कालों में किया जा सकता है। इसका जो उद्भव और विकास है उसको हम संक्षिप्त में
5 प्रमुख कालों में कर सकते हैं। नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 प्रसाद युग और नंबर 4 प्रसादोत्तर युग और नंबर 5 आधुनिक या स्वतंत्रोत्तर काल, स्वतंत्रता के बाद का काल। तो नंबर 1 हम भारतेंदु युग की एकांकियों के बारे में चर्चा करते हैं। भारतेंदु युग के एकांकी नाटकों को विचार और समस्या की दृष्टि से विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है: राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान। राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के निर्माण का स्वर प्रमुखरित होता है। भारतेंदु का भारत दुर्दशा, भारत जननी, राधा रमण गोस्वामी का भारत माता इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी हैं, जिनके द्वारा लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की तथा आदर्श चरित्रों के गुणगान की नई प्रेरणा दी है। इन एकांकियों के द्वारा युगव्यापी राजनीतिक चेतना जागृत हुई। समाज सुधार के लिए इस युग के नाटककारों ने सामाजिक एकांकी लिखे। प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक, राधाचरण गोस्वामी का भारत में यवन लोग तथा किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट उस समय की सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर व्यंग करने वाले एकांकी हैं। पौराणिक एकांकियों में बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र, राधा चरण गोस्वामी का श्री दामा आदि उल्लेखनीय है। अब अगली जो एकांकियां हैं, हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों में समाज सुधार की भावना मुखरित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में फैले हुए बाल विवाह, वृद्ध और अनमेल विवाह, स्त्रियों की दयनीय दशा आदि कुरीतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन एकांकीकारों ने कई एकांकी नाटक लिखे हैं। इस काल की विशेषताएं निम्नांकित है एकांकियों की, छात्राएं नोट कर सकती हैं। वस्तुतः भारतेंदु युग में नाटक का प्रारंभ भी हुआ था। इस समय लेखकों के सामने कोई निश्चित नाट्य प्रणाली नहीं थी, इसलिए भारतेंदु कालीन एकांकियों पर संस्कृत नाटकों, पारसी कंपनियों के रंगमंचीय नाटकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हिंदी में एकांकी लिखने का यह प्रारंभिक युग था, शुरुआत हुई थी, जिससे लेखक थोड़े समय में जनता का मनोरंजन या किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक समस्या का चित्रण करना चाहते थे। नंबर 3, आधुनिक तकनीक उस समय प्रारंभिक दशा में थी। इस कारण प्रयोगकालीन स्थिति होने से उनमें परिपक्व कलात्मकता का अभाव था। नंबर 4, इस काल के एकांकियों में एकांकी के मुख पृष्ठ पर ही मूल समस्या का संकेत दे दिया जाता था। नंबर 5, इस काल के एकांकियों में यद्यपि कलात्मक परिपक्वता का अभाव था, तथापि वे राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे। नंबर 6, इस काल के एकांकियों में नांदी और मंगलाचरण तथा बीच बीच में संगीत व कविताओं का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता था। तो ये भारतेंदु कालीन एकांकी के कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने उद्धृत कर दी है। आगे हम द्विवेदी युग के बारे में जानकारी करते हैं। द्विवेदी युग में अधिक संख्या में एकांकी नहीं लिखे गए, क्योंकि इस काल में हिंदी परिमार्जन की, हिंदी का इस युग में परिष्कार या सुधार हुआ था और अनुवाद की परंपरा तीव्र रही। स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विधा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। तथापि इस काल में अंग्रेजी, बंगला, मराठी एकांकियों के प्रभाव से हिंदी एकांकी का विकास होता रहा। इस युग के प्रमुख एकांकीकार राधे श्याम कथावाचक, तुलसी दत्त सेंधा, सिया राम शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, हरिशंकर शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी,
आदि हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र तथा श्री सुदर्शन भी इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। इस युग में एकांकी नाटकों का स्वरूप काफ़ी बदल चुका था, परिवर्तन आ गया था। इस युग की एकांकियों में श्री सुदर्शन के राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट, राम नरेश त्रिपाठी के स्वप्नों के चित्र और दिमागी अय्यासी, बद्रीनाथ भट्ट का लपड़ धोधो तथा उग्र के पांडे वेचन शर्मा उग्र, चार बेचारे, अफजल वध आदि उल्लेखनीय हैं। इस काल के एकांकियों में पुरानी विकृत रूढ़ियों के विरोध का स्वर मुख्य रूप से देखने को मिलता है तथा नवनिर्माण का स्वर उसे साथ साथ चलता है। राष्ट्रीयता, पौराणिक आदर्शवादिता, नैतिक एवं साहित्यिक परिष्कार की प्रवृत्तियां भी इस काल के एकांकियों में मिलती है। इस काल में दोनों मौलिक तथा अनुदित एकांकियों के विकास हमें देखने को मिलता है। पारसी शिल्प का प्रभाव भी इस काल के एकांकियों में दृष्टिगोचर होते हैं। अब हम तीसरा जो सोपान है या तीसरा चरण है हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास का, वो है प्रसाद युग। प्रसाद एक सफल नाटककार थे। उन्होंने एकांकी विधा के विकास में नवीन मानदंड प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने एक घूंट नामक एकांकी लिखकर नई शैली में परिपक्व अवस्था में सामने आया। एक अच्छी एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद की। प्रसाद इस युग के प्रतिनिधि एकांकीकार कहे जा सकते हैं। उनके एकांकी पूर्ण विकसित हैं, उनमें संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह हुआ है एवं प्रसाद तत्व की या प्रसाद गुण का रंग गहरा है। प्रसाद ने 4 प्रयोगात्मक एकांकी लिखे हैं, सज्जन, कल्याणी, करुणालय तथा प्रायश्चित। ये रचनाएं एकांकी कला के प्रारंभिक रूप हैं। कुछ आलोचकों का मत है कि प्रसाद आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं है। पाश्चात्य प्रभाव से लिखे जाने वाले हिंदी एकांकियों का आरंभ वे प्रसाद के बाद मानते हैं। पाश्चात्य एकांकियों की विशिष्ट कलात्मकता का ज्ञान उस समय तक हिंदी जगत में नहीं फैला था। इस प्रकार के एकांकियों का आरंभ प्रसादोत्तर काल में हुआ। प्रसाद युग के एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश प्रसाद माथुर, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क आदि उल्लेखनीय हैं। अब हम प्रमुख एकांकियों के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध एकांकी हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, बापू, सप्तकिरण आदि। और कौमुदी महोत्सव हमारी जो एकांकी की पुस्तक है एकांकी रत्नाकर, उसमें संकलित है और पहली एकांकी है। उदय शंकर भट्ट ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों को लेकर हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पतन के बुनियादी कारणों पर प्रकाश डाला है। तो उदय शंकर भट्ट के एकांकी है ऐसे योग और स्वराज, दुर्गा, एक ही कब्र, वर निर्वाचन, आदिम युग, प्रथम विवाह आदि उल्लेखनीय एकांकी है। इस धारा के अन्य एकांकीकारों में जगदीश प्रसाद माथुर की मरी बांसुरी, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की अच्छी एकांकी है। कलिंग विजय, उपेंद्रनाथ अस्क के पापी, लक्ष्मी का स्वागत, पतित, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन आदि उल्लेखनीय है। तो ये प्रसाद युग की कुछ एकांकियां हैं। अब हम प्रसादोत्तर युग, चौथा जो युग है, प्रसादोत्तर काल में सफल एकांकीकारों की एक पीढ़ी लेखन में प्रवृत्त हुई।
इस पीढ़ी के लेखकों ने ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक एकांकियों की रचना की। इस पीढ़ी से हिंदी एकांकी की सुदृढ़ परंपरा प्रचलित हुई। भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, सदगुरु शरण अवस्थी, हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल मिश्र, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि लेखक इस युग में रचना कर्म में संलग्न रहे। इनमें सेठ गोविंद दास ने भारतीय संस्कृति और वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के विविध चित्र उतारे हैं। तो सेठ गोविंद दास की प्रमुख एकांकी है सच्चा धर्म, सच्ची पूजा, प्रायश्चित, स्पर्धा, फांसी, पाप का घड़ा, कृषि यज्ञ, दो मूर्तियाँ आदि। भुवनेश्वर पर बर्नार्ड शा का प्रभाव दिखाई देता है। भुवनेश्वर की प्रमुख एकांकियाँ हैं सिकंदर, शैतान, प्रतिभा का विवाह और कारवा। जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रश्नों को लेकर श्रेष्ठ एकांकी लिखे हैं। उनके भोर का तारा, खंडहर, रीढ़ की हड्डी आदि एकांकी प्रसिद्ध है। अब हम अगला अंतिम जो एकांकी का जो विकास है उसका जो 5वां सोपान है स्वातंत्र्योत्तर काले या स्वतंत्रता के बाद का युग। यद्यपि कुछ समीक्षकों ने प्रसाद युग से लेकर स्वातंत्र्योत्तर काल तक एकांकी साहित्य को आधुनिक युग के नाम से पुकारा है और उसका विभाजन नहीं किया है, परंतु जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है प्रसाद युग में आधुनिक हिंदी एकांकी का नया रूप सामने आया। उनके बाद उसकी सुदृढ़ परंपरा प्रारंभ हुई और वर्तमान काल में उसके बहुविध प्रयोग दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह की एकांकियाँ लिखी जा रही है। इस कारण हिंदी एकांकी की विकास यात्रा के आधुनिक युग को 3 भागों में विभाजित किया गया। स्वातंत्र्योत्तर काल में हिंदी एकांकी के क्षेत्र में नए नए प्रयोग होने लगे। रेडियो ने इस विधा को श्रव्य बनाया तथा रेडियो रूपक नाम से एक नई विधा विकसित हो गई। इस काल में मोहन राकेश, विपिन कुमार अग्रवाल, शांति मेहरोत्रा, विनोद रस्तोगी, चरणजीत, सत्येंद्र, शरद अज्ञे, देवराज दिनेश, सुरेंद्र वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल आदि नए एकांकीकारों ने इस क्षेत्र में पदार्पण कर इस विधा को समृद्ध किया। नई पीढ़ी के एकांकियों में काव्यात्मकता, नाटकीयता एवं शाश्वत मानवीय प्रश्नों का प्राधान्य है। ये एकांकी रेडियो पर प्रसारित करने एवं रंगमंच पर अभिनय करने में सफल हैं। तो ये संक्षिप्त में हिंदी एकांकी के प्रमुख तत्व और इसका उद्भव और विकास की मैंने आज इस वीडियो में संक्षिप्त चर्चा की है। आगे हम विधिवत रूप से हमारी जो पाठ्य पुस्तक है एकांकी रत्नाकर उसमें संकलित जो 5 एकांकीय है उनका हम बारी बारी से विवेचन विश्लेषण करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।